हेलो बच्चों, बिल्कुल मज़े में। तो आज अपन एनएससीपी पेपर के कुछ बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। और मेजरली मैंने यार एमसीक्यू वाला सेक्शन नहीं लिया है क्योंकि एससीक्यू वाले सेक्शन में मेरे को कुछ खास नहीं लगा। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू आइडियल इंडक्टर L1 एंड L2, और दोनों को जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L है, एंड थ्री आइडेंटिकल रजिस्टर R1 R2 एंड R3, और तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो R है, have been connected to a DC source of the EMF E as shown in the circuit. When the key K is pressed, मतलब उसको अपन ने क्लोज कर रखा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1 ऑन द एक्सट्रीम राइट इज मेजर्ड टू बी I। ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर रिलीजिंग, मतलब स्विचिंग ऑफ द की, द करंट थ्रू द रजिस्टर इज, तो अपन को बताने के कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही है। तो बेसिकली अपने पास ये स्विच है, मतलब की है, इसको अपन ने प्रेस कर रखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब स्टडी स्टेट अचीव हो चुकी है। तो मुझे पता है कि जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी तो जो इंडक्टर है ना, वो तो एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेंगे। तीनों रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आर है। तो तुम देख सकते हो कि बैटरी के अक्रॉस जो तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना, वो R/3 होगा। तो बैटरी से कितनी करंट तुम्हारी बेसिकली फ्लो होगी, तो मेरे हिसाब से वो होगा E/R/3, मतलब 3E/R। सही है। तो मुझे लगता है कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई का होगा स्टडी स्टेट पर। तो मैं बोल सकता हूँ कि हर एक रजिस्टर से जो करंट पास करेगी वो E/R की करेगी। सही है। तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर ब्रांच में जो करंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए अपने पास 2E/R, और इसमें अपने पास होगी E/R। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अपन के पास की है ना, इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ। तो जस्ट आफ्टर ओपनिंग द की, तो अपन को बताने की हर एक रजिस्टर में जो करंट होगा वो क्या होगा। तो तुम देखो यार, ये अपन के पास जो आई का जो वैल्यू है वो बेसिकली E/R है, और ये अपना ही नीचे की तरफ है। ठीक है। अब जैसे ही मैं की को ओपन करूंगा, मुझे पता है कि जो इंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो एकदम से चेंज नहीं होगा ड्यू टू फ्लक्स कंजर्वेशन। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा अपने पास, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम का। की को मैंने ओपन कर दिया बेसिकली, तो बैटरी का कोई लेना देना नहीं है अब। सही है। ये R1, ये R2, ये R3, ये L2, ये L1। सही है। तो इस इंडक्टर से जो करंट पास करेगा वो E/R का ही करेगा, और इस इंडक्टर से जो करंट पास करेगा वो 2E/R का करेगा। ये मैं बोल रहा हूँ जस्ट आफ्टर ओपनिंग द स्विच या की। तो मेरे हिसाब से तुम देख सकते हो, इस रजिस्टर से जो करंट पास करेगा वो 2E/R का करेगा, और इससे अपना E/R का ही करेगा। सही है। तो देख लो यार, अब तो हो गया मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व। और इससे कितना करेगा, E/R का करेगा नीचे की तरफ। तो ये आई है, ये आई है, और ये अपने पास 2I हो गया। तो R1 से तो करेगा नीचे की तरफ आई, R2 से करेगा नीचे की तरफ आई, और R3 से करेगा 2I ऊपर की तरफ। तो कौन कौन से सही है, तो R1 से आई नीचे की तरफ सही है, R2 से आई नीचे की तरफ सही है, R3 से 2I ऊपर की तरफ सही है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो होंगे अपने पास ABC। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ masses m and 2m respectively are connected by the massless spring of the natural length L0 and the spring constant K. The blocks are initially at rest on a smooth horizontal floor with the spring at its natural length L0. A third block C of the mass m identical to that of block A moves on the floor with a speed v along the line joining A and B and collides with A elastically. इन द सब्सिक्वेंट मोशन, तो अपन को बताना है कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही है। तुम देखो, ब्लॉक ए और ब्लॉक सी का जो मास है वो सेम है। ठीक है। और कोलिजन अपने पास इलास्टिक है, तो कोलिजन के होने के बाद तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो सिचुएशन है वो ये बनेगी कि अपन के पास ब्लॉक ए के पास जो वेलोसिटी है ना वो वी आ जाएगी। ठीक है। और अब सिचुएशन अपनी ये हो चुकी है, इसका मास m, इसका मास 2m।
ठीक है। और कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि क्या सर मैं ए प्लस सी का जो मोमेंटम है वो कंजर्व कर सकता हूँ क्या, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, क्या ये स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा क्या? यार तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स बेसिकली नॉन इम्पल्सिव होगा, ठीक है ना, तो वो तुम्हारे मोमेंटम को एकदम से चेंज नहीं कर सकता है। अब ऑप्शन ये क्या बोल रहा है, द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड टू अ मैक्सिमम व्हेन एट अ लेंथ ऑफ। तो तुम देखो यार, जो अपन के पास जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो कितना होगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये भी शायद तुम्हें पता होगा कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है ना तो दोनों ब्लॉक्स के पास जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, और वो कितनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं मोमेंटम कंजर्वेशन से, क्योंकि ए प्लस बी एज ए सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, क्योंकि ए प्लस बी एज ए सिस्टम पर जो तुम्हारा नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है। तुम देख सकते हो भाई, अगर एक पर स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा होगा तो दूसरे पर स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा। सही है, तो ए प्लस बी एज ए सिस्टम पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो जीरो है, तो ए प्लस बी एज ए सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व है। तो इनिशियल मोमेंटम एम वी, सही है, और बी का तो मैं जीरो लिखूंगा। और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो मोमेंटम कैसे लिखूंगा मैं, एम प्लस टू एम इंटू वी डैश, तो वी डैश के लिए कितनी आ रही है अपने पास, वी बाई थ्री आ रही है। ठीक है, अब तो बस मेरे को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल तुम्हारे पास जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो जीरो होगी, क्योंकि स्प्रिंग तुम्हारी रिलैक्स स्टेट में है। और जब तुम्हारा स्प्रिंग बेसिकली मैक्सिमम कंप्रेशन वाली स्टेट में होगा तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा मैं, हाफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा सिस्टम की, हाफ इंटू एम प्लस टू एम इंटू वी बाई थ्री का होल स्क्वायर। तो यहां से ये एक्स मैक्स निकाल लेना तुम। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी टुगेदर व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू अ मैक्सिमम इज। तो यार देख लेना ये अपने पास हो। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, द ब्लॉक ए एंड बी स्टॉप फॉर अ मोमेंट व्हेन द स्प्रिंग इज एट द मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट। बिल्कुल गलत बात है, तो दोनों के पास जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम कंप्रेशन फ्रॉम द नॉर्मल लेंथ इज। तो तुम देखो यार, ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं ना अपने, वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है ना वो एसएचएम परफॉर्म करेंगे। तुम देखो तुम्हारे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी अपने पास वो होगी बेसिकली एम वी अपॉन एम प्लस टू एम, मतलब वी बाई थ्री होगी। तो इसके फ्रेम में जो दोनों ब्लॉक्स है ना वो एसएचएम परफॉर्म करेंगे। तुम देख सकते हो तुम्हारा जो सेंटर मास का जो एक्सलेशन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल अपने पास जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपने पास कांस्टेंट रहेगी, जो कि तुम कितनी रहेगी, वी बाई थ्री। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास तुम्हारा एक इनर्शियल फ्रेम भी होगा। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो कोई भी सूडो फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास ये ब्लॉक ए, ये अपने पास ब्लॉक बी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अपना कहीं इधर होगा, और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी थी वो अपनी वी बाई थ्री थी। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात करूं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उल्टा करके मेरे को जोड़नी पड़ेगी। तो अगर मैं उल्टा करके जोड़ूं तो ब्लॉक ए में मैं ऐसे जोड़ूंगा वी बाई थ्री, और ब्लॉक बी में भी मैं ऐसे जोड़ूंगा वी बाई थ्री। इनिशियली तुम देख सकते हो कि ब्लॉक ए के पास जो स्पीड थी वो वी थी ग्राउंड फ्रेम में, और ब्लॉक बी के पास जो स्पीड थी वो जीरो थी। तो सेंटर मास के फ्रेम में तुम देखो अपना कुछ ऐसा बनेगा, जो रिजल्टेंट आ जाएगा उस तरफ आएगा टू वी बाई थ्री का, और इसका आएगा इस तरफ वी बाई थ्री का। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है सेंटर मास के फ्रेम में। टू वी बाई थ्री इस तरफ, वी बाई थ्री इस तरफ। सही है, ये अपने पास एम, ये अपने पास टू एम।
अब तुम देखो यार, अभी एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे पता है कि जो अपन के पास ये वाला जो पॉइंट है वो तो फिक्स है ना इसके फ्रेम में। तो ये वाला जो ब्लॉक एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ना, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। देखो यार, ये अपने पास ब्लॉक है, ये अपने पास स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग इस वाले पॉइंट पर फिक्स है। अब तुम बोलोगे कि सर इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना लूंगा मैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो तुम लोगे ना वो बेसिकली लोगे कैसे निकालोगे। लेट सपोज मैं के डैश लिख लेता हूँ। तो क्या करूंगा मैं, तो मुझे पता है कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है और नेचुरल लेंथ में एल मान लेता हूँ। अब कौन सी बात है, ये वाली जो अपने पास लेंथ आएगी मतलब ब्लॉक ए और सेंटर मास की जो बीच की दूरी होगी वो 2l/3 होगी। ये तुम निकाल सकते हो। तो के डैश इंटू 2l/3 अपना किसके बराबर होगा, के इंटू एल के बराबर होगा। तो के डैश कितना आ गया अपने पास, 3k/2 आ गया। तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 3k/2 होगा और ये वेलोसिटी अपनी इस तरफ 2v/3। तो तुम देख सकते हो ये जो तुम्हारा ब्लॉक है ना वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो ये अपनी क्या हो गई, मीन पोजीशन हो गई, क्योंकि इस इंस्टेंट पर नेट फोर्स अपना जीरो होगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ही जीरो है और ब्लॉक पर लगने वाला केवल स्प्रिंग फोर्स है। ताकि ये नॉर्मल एमजी में मान नहीं रहा हूँ। तो जब स्प्रिंग तुम्हारी मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट में होगी तो ऑफ कोर्स सी बात है ब्लॉक अपना एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। ठीक है। और ये वाली जो अपने पास लेंथ है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगी। और तुम्हें पता है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आने में जो समय लगता है ना वो कितना लगता है, t/4 का लगता है। और t क्या है, बेसिकली टाइम पीरियड। ये कितना होगा अपने पास, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। m कितना अपने पास, m के बराबर ही है और k कितना अपने पास 3k/2 के बराबर है। तो कितना आ रहा है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m/3k। अब मेरे को तो t/4 की बात करनी है, तो t/4 कितना है अपने पास, पाई/2 रूट ओवर 2m/3k। जैसे मैंने ये ब्लॉक ए के लिए कराया ना वैसे तुम ब्लॉक बी के लिए भी कर सकते हो। ठीक है ना। मतलब ब्लॉक ए जब अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा ना, तो ब्लॉक बी भी अपना मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक आएगा। सही है। मतलब ये सेम टाइम पर है ना अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आएंगे। तुम करके देख लेना, आ जाएगा तुम्हें। तो आंसर तो अपने पास ये है कि इतने समय के बाद अपनी मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट आएगी। तो मेरे हिसाब से मैच तो कर रहा है, हाँ। तो ऑप्शन डी तो अपन लेंगे ही लेंगे आंसर में। बाकी ए और बी तुम चेक कर लेना यार। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन एंड ऑफ अ लॉन्ग एंड द थिन रोप स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली विद द टेंशन T is equals to 8 Newton along the x-axis is supporting a weight after passing over a fixed pulley on the vertical pole as shown in the figure. At the other end, a simple harmonic oscillator, a clamped iron rod along the axis of the solenoid fed with the AC voltage and oscillating between the north and the south pole at x is equals to 0, generates a transverse wave of the frequency 100 Hz and an amplitude of 2 cm in the rope. The wave propagates along the rope. The mass per unit length of the rope is 20 gram per meter. Ignore the effect of the gravity on the rope. तो अपन को बताना है कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही है। तो मेन बात तो इसमें यह है कि जो तुम्हारी ये जो रोप है ना, इसमें क्या हो रही है, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। बस ये है मेन बात इसमें। अब तुम देखो रोप का जो तुमको लीनियर मास डेंसिटी गिवन है वो कितना गिवन है, 20 ग्राम पर मीटर, मतलब 0.02 kg/मीटर। और रोप का जो टेंशन है वो है 8 न्यूटन। तो जो वेव वेलोसिटी होगी रोप में वो कितनी होगी, √T/μ, मतलब √8/0.02। तो मेरे हिसाब से ये अपने पास आएगा कितना, ये अपने पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सही है। तो वेव वेलोसिटी मेरे को पता चल गई और फ्रिक्वेंसी मेरे को गिवन है 100 हर्ट्ज। तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, वेव वेलोसिटी बाय फ्रिक्वेंसी मतलब 20/100, मतलब कितना आ गया ये 0.2 मीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन अपना सही है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सलेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रोप इज नियरली। तो तुम देखो यार, रोप के जितने भी पॉइंट्स होंगे ना तुम्हारे पास, वो बेसिकली क्या परफॉर्म कर रहे हैं,
एस एच हम परफॉर्म कर रहे हैं अलोंग द वाई एक्सिस, तो इनका जो एस्केलेशन है वो मैक्सिमम कब होगा, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे। सही है। और वो मैक्सिमम एस्केलेशन किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर होगा, मतलब 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इंटू ए के बराबर होगा। एफ तुम्हें गिवन है और एम्पलीट्यूड भी तुम्हें गिवन है, तो देख लेना यार कि तुम्हारा ए मैक्स क्या आ रहा है, तो इसको तुम सॉल्व कर लेना। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, if the oscillator produce the maximum negative displacement at x is equal to 0 at the time t is equal to 0, the equation of the wave can be expressed as। ठीक है भाई, तो ये तो अपना k रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये अपना ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सही है ना। तो तुम देखो यार, इसमें मेरे को तो यही गड़बड़ नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रिक्वेंसी जो अपने को दे रखी है ना, वो कितनी दे रखी है, 100 हर्ट्ज दे रखी है, तो ओमेगा तो कितना हो जाएगा, 200 पाई हो जाएगा यार। तो यहीं पर ही गड़बड़ नज़र आ गई मेरे को, तो इसके हिसाब से गलत है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, द टेंशन इन द गिवन रोप रिमेनिंग अनचेंज। ठीक है, इफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ द फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द अर्लियर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, द वेवलेंथ विल बी। तो तुम देखो यार, जो वेव वेलोसिटी है वो तो सेम ही रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टेंशन तुम्हारा अनचेंज है, लेकिन फ्रिक्वेंसी कितनी हो चुकी है तुम्हारे पास, 200 हर्ट्ज हो चुकी है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा अपने पास, v बाई एफ, मतलब 20/200, कितना आ गया अपने पास, ये 0.1, सॉरी 0.1 मीटर बोलूँगा क्या, 0.1 मीटर ही तो होगा, हाँ। तो मतलब कितना हो गया अपने पास, ये 10 सेंटीमीटर हो गया है। तो डी भी अपना सही है। बी तुम देख लेना, बाकी सी तो गलत है, तो ए डी तो होगा ये आंसर इसका, और बी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द कांस्टेंट रेट अल्फा, द एलिमेंट ए हैज द डिके कांस्टेंट लैम्डा, इफ देयर आर एन नॉट न्यूक्लिया एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो अपन को बताना है कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही है। तो तुम देखो, ये जो तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना ए, तो ये प्रोड्यूस हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, लेकिन ये डिके भी होगा, और ये किस रेट से डिके होगा, लैम्डा एन से। अगर एन बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया एट एनी टाइम टी, तो अगर मैं डी एन बाई डी टी की बात करूँ, तो ये अपने पास आएगा एल्फा माइनस लैम्डा एन, तो डी एन अपॉन एल्फा माइनस लैम्डा एन किसके बराबर होगा, डी टी के बराबर होगा। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, तो टाइम टी जो 0 पर जो तुमको नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया दे रखे हैं ना, वो बेसिकली एन नॉट दे रखे हैं। सही है, तो तुम्हें तो किसी टाइम टी पर निकालना है, तो क्या आएगा अपने पास, ये अपने पास आएगा माइनस का 1/लैम्डा लॉन एल्फा माइनस लैम्डा एन अपॉन एल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से एन की वैल्यू तुम निकाल लेना, मतलब नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है एट एनी टाइम टी, और फिर आगे तुम सॉल्व कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। मेरे हिसाब से हो जाएगा क्वेश्चन तुम सही है, फिर कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, कर लेना यार तुम इसको सॉल्व। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट अ फाइन बीम ऑफ द कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा, जो कि 600 नैनोमीटर है, इज इंसिडेंट ऑन द आइडेंटिकल स्लिट S1 एंड S2 एट द सेपरेशन स्मॉल d। The intensity at the central maxima formed at O is I max and the angular fringe width is beta, जो कि अपन को 0.1 डिग्री गिवन है। When a transparent film, जो कि thin transparent film है, is placed in front of the slit S2, the intensity at O changes. It is found that the smallest thickness of the film for which the intensity at O becomes half of the maximum intensity is 250 nanometer. Neglecting the absorption of light by the film, the zero order film earlier at O now forms at O dash, और अपन को O dash की वैल्यू दे रखी है 0.5 मिलीमीटर। तो अपन को बताना कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है,
तो अपन ने जो बेसिकली जो थिन फिल्म लगाई है ना, वो S1 के सामने लगाई है। नहीं नहीं, सॉरी, किधर लगाई है? S2 के सामने लगाई है। तो अगर ऐसा है तो ऑफ कोर्स ही बात है कि जो तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा है ना, वो तुम्हारा नीचे ही शिफ्ट होगा। ठीक है, तो मतलब ओ डैश तो तुम्हारा नीचे ही आएगा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा तुम्हारा नीचे आ जाएगा। सही है ना? तो ऑन द स्क्रीन ओ डैश इज अबव द ओ, तो ये तो गलत है अपने पास। ठीक है, फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है तो फ्रिंज विड्थ तो मेरे को पता है कि थिन फिल्म के लगाने से चेंज तो होती नहीं है, तो वो तो अपने पास कितनी रहेगी? कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। सही है। अब तुम्हें जो गिवन है ना, वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ गिवन है, मतलब लैम्डा बाय स्मॉल डी का वैल्यू तुम्हें गिवन है 0.1 डिग्री, मतलब 0.1 इंटू पाई बाई 180, अगर मैं रेडियन में बोलूँ तो। ठीक है, और कैपिटल डी गिवन है क्या अपन को? कैपिटल डी गिवन नहीं है। ठीक है भाई, लैम्डा बाय स्मॉल डी गिवन है बस। ओके, अब तुम देखो इधर पॉइंट ओ पर जो तुम्हारी इंटेंसिटी आ रही है इस थिन फिल्म को लगाने के बाद, वो बेसिकली आ रही है 2i। अगर मैं इसके कारण आई बोल रहा हूँ और इसके कारण भी मैं आई बोल रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो 4i होगी, तो 4i अपना आई मैक्स के बराबर है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो अपने पास आएगी ना, वो 2i आएगी, तो आई मैक्स बाई 2, जो कि 2i के बराबर होगा। तब तुम देखो, मुझे पता है कि जो अपन के पास जो आई रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? आई प्लस 2 रूट ओवर आई इंटू आई इंटू कॉस डेल्टा फाइव, यही होता है। मतलब तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, I1 + I2 √2 I1 I2 कॉस डेल्टा फाइव। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा बेसिकली 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2। तो ये अपने को क्या गिवन है? 2i गिवन है। तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2 बेसिकली क्या होगा? हाफ होगा। तो कॉस डेल्टा फाइव बाई 2 क्या होगा अपने पास? 1/√2 होगा। तो तुम देख सकते हो कि डेल्टा फाइव बाई 2 तुम्हारे पास जैसे पाई बाय 4 होगा। सही है, तो डेल्टा फाइव तुम्हारे पास पाई बाई 2 होगा। अब मुझे पता है कि पॉइंट ओ पर जो तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस जो आएगा ना, वो बेसिकली आना चाहिए μ-1 × t। ये तो बेसिक सी बात है, तुम्हें शायद पता भी होगी। मतलब क्या लिखूंगा मैं? तो एक तो मैंने ये वाली रे बना दी और एक मैंने ये वाली रे बना दी। ठीक है, ये अपने पास रे वन है, ये अपने पास रे टू है। तो अगर मैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ रे टू लिखूँ तो क्या लिखूंगा मैं? और इस थिन फिल्म का जो थिकनेस है ना, वो बेसिकली मैं टी बोल रहा हूँ, तो ये मैं लिखूंगा बेसिकली H2O - T/1। भाई एयर में तो इतनी ही चल रही है ना, और इस थिन फिल्म में कितनी चल रही है? टी लेंथ के बराबर चल रही है। और इस थिन फिल्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, मैं बेसिकली बोल रहा हूँ म्यू। और ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ रे वन कितना हो जाएगा मेरे पास? सिंपली S1O। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करूँ, मतलब ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ रे टू माइनस ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ रे वन, तो ये अपने पास क्या आएगा? S2O - T प्लस म्यू टी माइनस S1O। मुझे पता है कि S1O और S2O तो बराबर होंगे ना, उनकी ज्योमेट्रिकल लेंथ तो बराबर है ही, तो ये अपने पास क्या आ गया? μ-1 × t। सही है, तो ये अपने पास क्या डेल्टा एक्स है। तो अगर डेल्टा एक्स इतना है, तो अपन के पास जो डेल्टा फाइव क्या होगा? ये अपने पास होगा 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स, जो कि है μ-1 × t। अब तुम देखो, टी अपने को मिनिमम चाहिए, तो डेल्टा फाइव भी मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और तुम देख सकते हो कि अगर तुम्हारा ये वाली सिचुएशन है, तो डेल्टा फाइव की जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना, वो पाई/2 ही आएगी। ठीक है, बाकी और कोई तुम डेल्टा फाइव की वैल्यू निकालना चाहोगे ना, तो फिर तुम्हारे पाई/2 से बड़ी आएगी। अब मुझे टी मिनिमम चाहिए, तो डेल्टा फाइव मिनिमम चाहिए।
तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि पाई बाई टू इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी। पाई से पाई निपट गया है, ठीक है। टी अपने पास कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 4 इंटू म्यू माइनस वन। सही है। और अपने को तो शायद म्यू निकालना है और टी गिवन है। हाँ, टी अपने को गिवन है। तो 250 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है भाई। लैम्डा गिवन है क्या? हाँ, लैम्डा भी गिवन है 600 नैनोमीटर। तो 600 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन 4 इंटू म्यू माइनस वन। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लेना तुम। तो ये वाला हो गया अपना सॉल्व। अच्छा, फ्रिंज विड्थ की भी बात करनी है यार। तो फ्रिंज विड्थ की अगर बात करनी है तो अपन को कैपिटल डी पता होना चाहिए भाई, और कैपिटल डी अपने को पता है नहीं, तो फिर कैसे करे भाई? लेकिन 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 तुम देखो इधर, अपन को बेसिकली क्या पता है? अपन को पता है लैम्डा। भाई लैम्डा तो अपन को पता है ना, ठीक है। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी अपने को पता है। तो स्मॉल डी अपने को पता चल गया, स्मॉल डी अपने को पता है, लैम्डा अपने को पता है, ठीक है। कैपिटल डी अपने को पता नहीं है। और ओ ओ डैश की वैल्यू दे रखी है तुमको 0.5 मिलीमीटर। तो इसका यूज करेंगे अब यार, इसका यूज अपन नहीं करा अभी तक, ठीक है। कि जो तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिम है ना, कौन सी बात है, वो नीचे ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो तुम्हारा अब पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए ना, वो 0 होना चाहिए। तो तुम देखो इधर, तो अगर मैं पॉइंट ओ डैश पर अगर पाथ डिफरेंस लिखने की कोशिश करूँ तो कैसे लिखूंगा मैं? तो मैं लिखूंगा बेसिकली S2 ओ डैश माइनस टी इंटू वन प्लस म्यू टी, सही है, माइनस S1 ओ डैश। ऐसे ही लिखोगे तुम, जैसे मैंने इसके लिए लिखा था ना, वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर तुम देखो, ये अपने पास आएगा म्यू माइनस वन इंटू टी माइनस ऑफ S1 ओ डैश माइनस S2 ओ डैश। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये अपने पास आएगा म्यू माइनस वन इंटू टी, और ये अपने पास आ जाएगा सिंपली, तो इसको मैं बेसिकली लिखूंगा डी साइन थीटा, मतलब डी टेन थीटा, मतलब स्मॉल डी वाई बाई कैपिटल डी। तो स्मॉल डी वाई बाई कैपिटल डी, और ये अपना 0 होना चाहिए भाई, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ से अपने को मिल गया कि जो म्यू माइनस वन इंटू टी है ना, किसके बराबर है? स्मॉल डी वाई बाई कैपिटल डी के बराबर है। तो यहाँ से अपना कैपिटल डी क्या आ गया? स्मॉल डी वाई अपॉन म्यू माइनस वन इंटू टी। स्मॉल डी तुम्हें पता है, वाई तुम्हें गिवन है। वाई मतलब क्या है अपने पास? ये ओ डैश, सही है। म्यू तुम निकाल चुके हो, टी तुम्हें गिवन है, तो कैपिटल डी तुम्हें पता चल गया। और कैपिटल डी पता चल गया तो ये तुम ऑप्शन डी कर सकते हो। और एक बार कैपिटल डी पता चल गया तो फ्रिंज विड्थ भी कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि लैम्डा बाई स्मॉल डी तुम्हें गिवन है। तो बस तुम्हें उसको कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करना है, तो बीटा तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो चुका है। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है यार। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अन इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस है कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज प्लस 4q uniformly distributed throughout its volume is surrounded by the concentric thick conducting spherical shell of the inner radius b and the outer radius c. This thick shell carries the negative charge minus 2q as shown in the figure. तो अपन को बताने कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही है। तो अब तुम देखो, ये अपने पास वो कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। और ये अपने पास वो इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर है, और दोनों कंसेंट्रिक है ये, ठीक है। इसके पास जो चार्ज है ना, वो है प्लस का 4q,
और ये पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मुझे पता है कि इस कंडक्टिंग शेल की जो इनर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस होना चाहिए ना, वो अपने पास होना चाहिए -4q। और इस कंडक्टिंग शेल के पास जो टोटल चार्ज है वो कितना है, -2q है। ऑफ कोर्स सी बात है कि बाहर वाले सरफेस पर जो चार्ज तुम्हारा आना चाहिए वो आना चाहिए अपने पास +2q, ताकि जब मैं इसको और इसको कंबाइन करूं तो अपने पास -2q आ जाए। और तुम देख सकते हो ये भी तुम्हारा यूनिफॉर्मली है, ये भी तुम्हारा यूनिफॉर्मली है, और ये भी तुम्हारा यूनिफॉर्मली है। हर एक चार्ज जो इंड्यूस होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। तो ऑप्शन भी क्या बोल रहा था, चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इज +2q। ये तो गलत है अपना। चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इज +2q, ये सही है अपना। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस r, और r अपना a से कम है, फ्रॉम द सेंटर इज। ठीक है भाई, तो अपन को बताना है कि यहाँ पर जो अपन के पास, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी। तब तुम देखो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस वाले चार्ज के कारण, मतलब ये जो इनर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस है, इस वाले चार्ज के कारण अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। ये अपने को पता है कि जैसे अगर अपने पास एक कोई कंडक्टिंग शेल है और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनसाइड वाले पॉइंट पर जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना वो 0 होगी। शेल थ्योरम में तुमने पढ़ रखा होगा। तो इस वाले चार्ज के कारण अंदर हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 है, और इस वाले चार्ज के कारण भी अंदर हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 है। तो मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इसका और इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बचता ही ये वाला। और इसके कारण निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालते थे अपन, तो अपन लिखते थे ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर KQ r/कैपिटल R क्यूब, ऐसे तो करते थे। तो k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू की जगह कितना आ जाएगा अपने पास, 4q आ जाएगा। आर की जगह तो आर ही आएगा, और कैपिटल आर की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, a³ आ जाएगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स ही बात है कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तुम्हारे आर वेक्टर के अलॉन्ग होगी, तो उसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो आर कैप होगा। तो आर इंटू आर कैप क्या हो जाएगा अपने पास, आर वेक्टर हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4q आर वेक्टर अपॉन a³। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मेरे को तो सही लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए भी अपना सही होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द रीजन। ठीक है, और ये रीजन क्या गिवन है अपने को, जो अपना स्मॉल आर है ना वो 0 और a के बीच में होना चाहिए। मतलब ये इनर स्फीयर की बात कर रहा है ये। इज दिस, अब तुम देखो, मुझे पता है कि जो अपन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है ना किसी भी रीजन में, तो वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ, ये अपने पास स्फीयर है, ठीक है, और ये स्फीयर अपना यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, और टोटल चार्ज इस स्फीयर पर है 4q। ठीक है, और इसका रेडियस अपने पास a है। और दूसरा अपने पास सिस्टम ये है कि ये अपने पास स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर अपना यूनिफॉर्मली चार्ज है 4q, मतलब टोटल चार्ज 4q है, इसका रेडियस अपने पास a के बराबर है, और ये अपने पास एक कंडक्टिंग शेल है। ठीक है, इस पर आएगा -4q, इस पर है +2q। तो इस स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, इस वाले रीजन में की बात कर रहा हूँ, तो इस स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी सेम तरह की है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये तो ये अपन ने प्रूव करा ही है ना कि इसके और इसके कारण अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं या फिर मैं इस सिस्टम की बात करूं, तो इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बिल्कुल सेम तरीके की होगी। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि इस वाले के लिए, जो इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा, और इस वाले के लिए इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा बिल्कुल सेम होना चाहिए। और इसके लिए मेरे को पता है क्या होता है, इसके लिए होता है अपने पास KQ²/10A। मतलब यहाँ पे लिखूंगा मैं K इंटू क्यू की जगह आ जाएगा 4q का होल स्क्वायर अपॉन 10A। की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 16q²
अपॉन 10 है। तो देख लेना यार कि अपना जो डी है वो सही है कि नहीं है। बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं यार। तो यार ये वाला क्वेश्चन है ना, मैंने पहले से ही डिस्कस कर रखा है, तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो। एक मैंने कोरिलेस एस्केलेशन के ऊपर वीडियो बना रखी है, बहुत ही डिटेल वीडियो है। तो उसमें लगभग लगभग जब तुम 1 घंटे 8 मिनट आगे चले जाओगे तो एक मैंने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। एरोडो का क्वेश्चन है और बहुत ही डिटेल में कर रखा है इसको डिस्कस। बाकी तुम्हें इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन मिलेगा ना बाकी जगह, तो वो गलत सोल्यूशन है, वो तुम्हें यहाँ पर देख के पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तुम वहां से कर लेना यार। तो यार यहाँ पर जितने भी बढ़िया क्वेश्चन थे ना जो मेरे को लगे थे एमसीक्यू वाले सेक्शन में, वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जो सेशन है वो पसंद आया होगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।